चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया साजिश के तहत, कौम इनको मुस्तरद कर बैठी है। इलेक्शन में ये बताते हैं, जो बाई इलेक्शन होता है उसमें वो बताते हैं, जो जलसे हैं कभी ऐसे हुए ही नहीं है। मार्च में जब पब्लिक निकली वो बता रही है, समझा था कि मेरे बगैर कोई निकलेगा नहीं, लॉन्ग मार्च में देख लें पब्लिक निकल रही है। तो पब्लिक तो बता रही है कि हम ये जो आपने समझा है हमें भेड़ बकरियों की तरह, ये भेड़ बकरी शऊर वाले लोग हैं और ये आपको एक सिग्नल दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब ये मार्च पहुंचेगी इस्लाम पिंडी, और मैं जब इंशाअल्लाह वहां पहुंचूंगा तो सारी कौम अब देखेगी, सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं पिंडी। इतनी कभी पब्लिक नजर नहीं आएगी इस मुल्क की तारीख में जो आने वाली है पिंडी। और वो सिर्फ एक चीज कह रही है, हमें भेड़ बकरियां ना समझो, हम इन चोरों को नहीं तस्लीम करते, हम इलेक्शन चाहते हैं, हम फैसला करना चाहते हैं कि इस मुल्क की क्यादत कौन करेगा। कोई बंद कमरों में या कोई बैरूनी साजिश के तहत हम कोई नहीं हुकूमत को कबूल करते। कौम कह बैठी और ये कहेगी जाके इंशाल्लाह जब पिंडी पहुंचेंगे। और मैं दो और बातें करना चाहता हूं। जब से ये आए हैं, पहले तो मुझे बताएं, इन्होंने कहा इमरान खान ने बिल्कुल पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया। इन्होंने बार बार कहा कि इमरान खान ने आइसोलेट कर दिया। ये 7 महीने से बैठे हुए हैं। मुझे एक चीज बताएं कि इन्होंने इंटरनेशनली फॉरेन पॉलिसी पे कोई मुल्क का फायदा करवाया हो। मुझे एक चीज बता दें। मैंने बड़ा रोका हुआ था, बैरूनी दौरे मैंने बड़े देख के करता था। मैं किसी बैरूनी दौरे पे नहीं जाता था जब तक मेरे मुल्क को फायदा ना हो। मेरे बच्चे इंग्लैंड में थे, 3.5 साल में 2 दफा मुझे दावत मिली इंग्लैंड जाने के लिए, लेकिन मैंने फैसला किया कि उन दौरों से मेरे मुल्क को फायदा नहीं है, मैं नहीं गया। नवाज शरीफ 24 दफा निजी दौरे किए इसने प्राइम मिनिस्टर होते हुए बरतानिया के। जरदारी 50 दफा निजी प्राइवेट दौरे किए इसने दुबई के। मैंने तो कोई नहीं किया। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 7 महीने में इनकी कैबिनेट, इनके पार्लियामेंटेरियंस ने 3 गुना ज्यादा दौरे किए जो हमने 3.5 साल में नहीं किया। पैसा इन्होंने खर्च किया, महंगे महंगे होटलों में ये ठहरे। ये अभी चाइना गया तो 777 बोइंग वो लेके चला गया, जिस तरह पाकिस्तान में तेल की नहरें बह रही हैं। क्या इन्होंने अचीव किया? कोई मुझे बताएं कि पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ इससे। बताएं कि कोई हमारे रिलेशनशिप बेहतर हुई। बल्कि मैं आज आपको कह रहा हूं, पाकिस्तान का वकार दुनिया में नीचे गया। हमारे दौर में हमने इस्लामोफोबिया, जो दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ जो एक पूरी मुहिम है, हमने उठाई थी, पाकिस्तान ने उठाई थी। यूनाइटेड नेशंस में, OIC के अंदर दुनिया एक्नॉलेज करती थी, मुसलमान दुनिया के, पाकिस्तान एक खड़ा हुआ उसके लिए। हमने, मेरा सारा जो हमारी बाकी मुल्क से ताल्लुकात थे, वो ये नहीं कि मैं किसी से कोई लड़ाई करना चाहता था, मैं खुददार पॉलिसी चाहता था, आजाद फॉरेन पॉलिसी चाहता था। मैं वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा था जिससे जो पाकिस्तानियों के मफादात के लिए हो। मैं कोई किसी के सामने कोई झुक के और पैर पकड़ के मैं वो फॉरेन पॉलिसी नहीं चाहता। मैं खुददार फॉरेन पॉलिसी चाहता। हम अमेरिका से चाहते हैं वो फॉरेन पॉलिसी जिस तरह हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात हैं, लेकिन बड़ी खुददारी है उनके अंदर। वो अपने लोगों के मुफादात के लिए खड़े होते हैं। हमें वो बताया, जिस तरह माजी में वॉर ऑन टेरर में मैं किसी की गुलामी कभी नहीं कबूल कर सकता। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। तो खुददार फॉरेन पॉलिसी को अगर ये कह रहे हैं कि जी हमें दुनिया में आइसोलेट किया, तो तुमने जूते पॉलिश करके क्या किया अब तक? बताएं, आपने लोगों के जूते पॉलिश किए हैं, सबके सामने गिर जाते हैं, ऐसे खड़े होते हैं हाथ बांध के कि जी मैं मांगने नहीं आया, मैं मजबूर हूं। कितने पैसे आ गए हैं, कितना फायदा हो गया पाकिस्तान को। और फिर फॉरेन पॉलिसी के अलावा मुझे यह बताएं कि आज जिधर हमारा मुल्क खड़ा है, मैं इन सब से आज पूछता हूं, जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, क्या किसी के पास रास्ता है कि जो हमारा मुल्क माशी तौर पे नीचे जा रहा है? किसी के पास कोई रास्ता है? इन सारों कैबिनेट से पूछ ले, इनके लोगों से, कि किसी के पास कोई रास्ता है
कि ये जो तेजी से नीचे जा रहा है हमारा मुल्क, इसको बचा सकता है। हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है, 88% बिजनेसमैन ने कहा है कि हमें पाकिस्तान गलत रास्ते पे जा रहा है। यानी बिजनेस कम्युनिटी का उनका कोई उनके एतमाद नहीं है हुकूमत के ऊपर। यही फैसलाबाद था जब हम आए थे 2018 में। फैसलाबाद के आज अगर लोग देख रहे हो तो फैसलाबाद के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो अपनी मशीनें बेच रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रियल एस्टेट में कन्वर्ट कर रहे थे। हमारे ये आज से 7-8 महीने पहले फैसलाबाद के लोगों से पूछे, मुझे जो टेक्सटाइल के कारखाने के जो मालिक थे, मुझे कहते हैं हमें मजदूर नहीं मिल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। जो टेक्सटाइल की सेल्स हुई, पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड टूट गए थे। और फिर से जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 26% पे बढ़ रही थी। और आज वो जरा फैसलाबाद से पूछेंगे लोगों के क्या हालात है, आज मजदूरों से पूछेंगे रोजगार कितना मिल रहा है, आज लोगों से पूछ, तो कौन सी क़यामत आ गई 7 महीने में कि सारा कुछ नीचे चला गया। महंगाई पाकिस्तान की 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। तेल तो आज सस्ता है, हमारे दौर में तो महंगाई तेल की वजह से थी, बैरून मुल्क में तेल की कीमत ऊपर गई। तो आज महंगाई की क्या वजह है? हमारे दौर से तो ज्यादा सस्ता है आज तेल। हर चीज जो महंगी हुई है, कौन है इसका जिम्मेदार? और सवाल मेरा यह है कि अब ये क्या करेंगे इसे निकालने के लिए? महंगाई भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई। इस मुल्क के अंदर जो कि रोजगार देने के लिए जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, वो भी लोग पीछे हट गए हैं। बिजनेसमैन कह रहे हैं कि हमारे पास कॉन्फिडेंस, एतमाद ही नहीं है, इन्वेस्ट क्यों करें? और क्यों इन्वेस्ट करें? किसी को पता ही नहीं हुकूमत कितनी देर चलेगी। और वो पूछे कि जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे पैसा भेजते थे, वो कम होनी शुरू हो गई है। तो एक तरफ कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आमदनी कम हो रही है। तो सारों से मैं पूछता हूं, इसका क्या हल है? इसका एक हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। और मैं आज इसलिए ये मार्च वालों को कह रहा हूं कि ये जो जिहाद कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन होंगे तो सियासी तौर पर इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, और तब ये मुल्क की जो मायशत है वो उठ सकती है। और जितनी देर ये खींचते जा रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि वो जो लंदन में बैठा हुआ मुजरिम है, वो डरा हुआ इलेक्शन से, और वो अपने आप को बचाने के लिए वो मुल्क को दांव पे लगा रहा है, हमारे मुस्तकबिल को दांव पे लगा रहा है। और ये वक्त है कि हम सारी कौम को मैं कह रहा हूं कि इसमें शिरकत करें। देखिए, इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन हमें चाहिए, और हमें इंसाफ चाहिए। और मैं आखिर में अपनी अदलिया से पूछना चाहता हूं कि सारी कौम आज आपकी तरफ देख रही है। मैं अपने रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि कौम आज आपकी तरफ देख रही है। अभी सारी कौम ने यही देखा कि उन्होंने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा, शहबाज शरीफ। अदालत ने कहा पेश हो, 8 दिसंबर को कहा कि आगे अदालत में पेश हो, इसलिए वो मुल्क आगे निकल जाते हैं। कोई कानून से ऊपर नहीं है। यहां इसी शहबाज शरीफ को सजा होने वाली थी। वो जो FIA का केस था, मकसूद चपड़ासी वाला, 16 अरब का, इसको सजा होने वाली थी, वहां से भी बच गया। सारे गवाह भी मारे गए, 4 गवाह मारे गए, 1 इन्वेस्टिगेटर मारा गया, किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद जो भी पाकिस्तान के अंदर अब हम देख रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरशद शरीफ का, कि देखिए अरशद शरीफ लोगों के दिलों में बैठ गया जाके, क्योंकि सारी कौम को पता है कि उसको पूरी तरह उसके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई की गई। सारी कौम ने देखा कि वो अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहा। वो बार बार सच, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जिसका काम है राय हक पे खड़ा होना, वो अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहा, और बार बार धमकियां मिलती गईं। सारी सहाफ़ी बरादरी को पता है कि उसकी जान खतरे में थी, उसके बावजूद वो खड़ा रहा। आखिर में मुल्क से बाहर गया, और जो उसको कत्ल किया गया मुल्क से बाहर, सारी कौम को तो इत्मीद ही अब किसी के ऊपर नहीं रह गया, इस गवर्नमेंट के ऊपर
इत्तेमाद रहेगा जिसको वो बेनकाब कर रहा था, या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो वो बात तनकीद कर रहा था, वो तो नहीं इंसाफ दे सकते। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब, आपको अरशद शरीफ को इंसाफ देना पड़ेगा, आपको आजम स्वाति को इंसाफ देना पड़ेगा। जो आजम स्वाति से हुआ, एक तो उस उम्र के आदमी को नंगा करके तशद्दुद करना, उसको उसके पोते और पोतियों के सामने मारना, और उसके बाद जो वीडियो निकाली और उसकी बीवी को जो तहज्जुद गुजार, ये इसके बाद अगर इस मुल्क के अंदर एक सेनेटर को उससे इतना जुल्म हो और इंसाफ ना मिल सके, तो इस सारे अवाम तो पहले ही समझती है कि इस ताकतवर के लिए एक कानून और दूसरे के लिए, कमजोर के लिए दूसरा। तो ये इंतहा हो जाएगी। और इसलिए हम चाहते हैं कि अब हमारी अदालतें अपने आप को एक असर्ट करें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा, मैं एफआईआर नहीं कटवा सकता। मेरा हक है कि मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मैं दूं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो, और वो भी आपके नीचे, और फिर फैसला करें कि हां जो मैंने 3 नाम लिए हैं वो ठीक है या गलत है। लेकिन मैं एफआईआर नहीं लिखवा सकता। इससे ज्यादा बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? तो अगर मैं नहीं लिखवा सकता, तो इसका मतलब आम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब उनकी हैसियत ही कोई नहीं है आम लोगों की। ये जो बेचारे आजकल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग टेलीफोन खींच रहे हैं, लोग तंग हैं इससे कि चोरियां बढ़ती जा रही हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुल्क नीचे जा रहा है। जब बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, महंगाई 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, 7 सालों में दुगनी हो गई है महंगाई। हमें तो कहते थे ज्यादा महंगाई है। तो जब महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो आम आदमी जब चोरी करे तो वो जेल में, और जो सबसे ताकतवर डाकू जो अरबों रुपया चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, वो एनआरओ ले लें। ये कौम इस वक्त आपकी तरफ देख रही है। केस लगा हुआ है मेरा अदालत के अंदर कि ये जो एनआरओ उन्होंने लिया है नैब अमेंडमेंट्स के तहत, ये तो दुनिया में कहीं कुछ सोच नहीं सकता कि आप अपने कानून पास करें और खुद ही अपने आप को बचा लें उससे। तो इसलिए आखिर में मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़े रिस्पेक्टफुली अपनी कौम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये टाइम है कि पाकिस्तान की अदलिया अब अवाम के साथ खड़ी हो। ये जो ताकतवर इस मुल्क में कानून के ऊपर है, आप इनको कानून के नीचे लेके आएं और इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।